हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेजोन के पेमेंट रिकंसिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। पहले वीडियो बना चुके हैं, दोबारा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि भाई का कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि भाई वीडियो मुझे स्टार्टिंग तो समझ आई, पर बाद में जाते जाते मेरे दिमाग के ऊपर से जाने लग गई, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये वीडियो मैं आपको बहुत डिटेल में धीरे धीरे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। वीडियो लंबा हो सकता है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अगर आपको आता है अच्छे से तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो धीरे धीरे देख सकते हो। पूरा मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस हमसे लेनी है तो डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा दोस्तों अमेज़ॉन का कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है जुलाई से। नेक्स्ट मंथ से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो अगर आप अमेज़ॉन का कोर्स सीखना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो आपको अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों ये मैंने एक सेलर पैनल खोल रखा है, सेलर पैनल खोल रखा है हमने अमेज़ॉन का। अब हम इस अकाउंट का पेमेंट रिकंसिलेशन करेंगे। हमारा कौन से मंथ का कर रहे हैं हम, मई का कर रहे हैं। मई का पेमेंट रिकंसिलेशन करेंगे। उससे पहले हमारे को ऑर्डर्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो हम जाएंगे ऑर्डर्स टैब में, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ऑर्डर्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे को आता है एफ बी एम अनशिप्ड ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स। हम ऑल ऑर्डर्स से डाउनलोड करेंगे क्योंकि कुछ ऑर्डर्स हमारे एफ बी ए में है, तो एफ बी ए के ऑर्डर्स ऑल ऑर्डर्स के अंदर सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर डेट, और यहाँ पे इवेंट डेट टाइप हम यहाँ पे एग्जैक्ट डेट स्टार्ट करेंगे। अभी चल रहा है हमारे को मई का करना है, तो 1 मई हमने सिलेक्ट करा। और उसके बाद 31 मई हमने रिक्वेस्ट करी रिपोर्ट। अभी हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे रिपोर्ट्स के अंदर अभी रिपोर्ट सबमिटेड नॉट रेडी। 1 मिनट में हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। रिफ़्रेश करेंगे, ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब देखो ये हमारे को रिपोर्ट ना नोटपैड फाइल में देता है। इसको पहले हम एक्सेल में डालेंगे। ये हमने यहाँ पे डाल लिया। एक एक्सेल फाइल जनरेट कर लेते हैं, जिसका मैं नाम देता हूँ अमेज़ॉन ऑर्डर्स रिपोर्ट। हम मई का कर रहे हैं, मई 2026। ये मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। अब मैं ये नोटपैड फाइल ओपन करूँगा। कुछ नहीं करना मेरे को, नोटपैड फाइल ओपन हो गई। कंट्रोल ए दबाया, सिलेक्ट ऑल हो गया। कंट्रोल सी करा, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉलम 1 रो 1 में सिलेक्ट कर रखा है मैंने, A1 सिलेक्ट कर रहा। कंट्रोल वी करा, सारा डेटा एक्सेल के अंदर आ गया। ये हमने नोटपैड फाइल क्लोज कर दी। अब हमने ये सारा की सारा डेटा हमारा अमेज़ॉन के अंदर आ गया। अब हमारा ऑर्डर्स रिपोर्ट आ गई। शीट 1 यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं नाम दे दूंगा ऑर्डर्स डेटा और मई 2026 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे को क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमारे को ऑर्डर आईडी चाहिए, मर्चेंट ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, परचेज डेट नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे को ऑर्डर स्टेटस चाहिए, फुलफिलमेंट चैनल हमारे को नहीं चाहिए। उसके बाद ऑर्डर चैनल नहीं चाहिए, यूआरएल नहीं चाहिए, शिप सर्विस नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए एसकेयू। एसीन मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको एसकेयू से नहीं पता तो आप एसीन लेके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको एसीन वाइज प्रोडक्ट के प्राइजेस पता है, क्योंकि मैं एसकेयू पे पेमेंट जो है कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, तो मैं इसलिए एसीन नहीं ले रहा हूँ। आप प्रोडक्ट नेम रखना चाहो प्रोडक्ट नेम रख सकते हो, जो आपको पता रहे कि आपका प्रोडक्ट का किसका क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। टाइटल रख सकते हो, एसकेयू रख सकते हो, या एसीन रख सकते हो। मैं एसकेयू प्रेफर करता हूँ। उसके बाद एसीन है, मैं एसीन हटा दूंगा। आइटम स्टेटस है, स्टेटस में हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर स्टेटस ले लिया, मैं आइटम स्टेटस हटा देता हूँ। क्वांटिटी में रखूँगा। उसके बाद करेंसी हटा देता हूँ। आइटम प्राइस, आइटम टैक्स, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। सिटी, स्टेट, पिन कोड, और ये सारा मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास देखो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर स्टेटस, एसकेयू, क्वांटिटी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑर्डर स्टेटस पे कस्टम सॉर्टिंग करूँगा। ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे A to Z पे मैंने वैल्यू डाल दिया, ओके करा। तो अब देखो कैंसिल्ड वाले ऑर्डर सारे आ गए। अब मैं एक नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ। इस शीट का नाम मैं दे दूंगा कैंसिल्ड ऑर्डर्स। कैंसिल्ड ऑर्डर्स दोस्तों वो होते हैं जो ऑर्डर हमारे पास आया और आने के बाद कैंसिल हो गया, या हमारे ऑर्डर आने से पहले कैंसिल हो गया पर वो पिकअप नहीं हुआ, तो वो सारे कैंसिल्ड में चले जाएंगे। क्योंकि अगर पिकअप हो जाएगा तो वो RTO के अंदर चला जाएगा, रिटर्न के अंदर आएगा। तो अब यहाँ से मैंने सारे कैंसिल ऑर्डर मैं उठा रहा हूँ। ये कैंसिल मैंने उठाए। यहाँ पे मैंने करा कंट्रोल X, जो कि कट का शॉर्टकट है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस है, इसको मैंने सिर्फ डिलीट करा और ये सारे ब्लैंक स्पेस हट गए। तो मेरे पास ऑर्डर स्टेटस में क्या है, शिप्ड आगे। अब ये देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है दोनों तरीके के ऑर्डर होंगे, आरटीओ भी होगा, डिलीवर्ड ऑर्डर्स भी होगा और हमारा जो है कस्टमर रिटर्न वाले ऑर्डर्स भी होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले हम एसक्यू का हमारा पिवट टेबल बनाएंगे। उससे क्या है, डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, हमारे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एसक्यू का मैंने कॉलम को कॉपी करा, उसके बाद मैंने एक नई शीट खोली, शीट 2 का नाम दे दिया मैंने एसक्यू लिस्ट। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एसक्यू को कॉपी किया है, कट नहीं किया। ऑर्डर्स के अंदर भी मेरा एसक्यू है, एसक्यू लिस्ट भी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, देखो इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल आता है, पिवट टेबल हम बनाएंगे सिर्फ एसक्यू का। अब देखो पिवट टेबल हमारा आ गया एसक्यू का। दोस्तों हमने पिवट टेबल किस लिए बनाया है, पिवट टेबल से सारी डुप्लीकेट एंट्री सारी एक एक बार हो जाती है, जितनी भी डुप्लीकेसी है वो सारी खत्म हो जाती है, वो सबका सिंगल टाइम आ जाता है, तो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे मैं परचेज प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रोज के साथ। अब यहाँ पे जो मैं है परचेज प्राइस मेंशन करूँगा, ये मैंने परचेज प्राइस डाला। अब मैं यहाँ पे एक बार एसक्यू से अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट चेक कर लेता हूँ। मैं अभी कॉस्ट प्राइस डाल लेता हूँ विद टैक्स। दोस्तों आपको विद टैक्स डालना है, आपका जो माल की खरीदारी है विद टैक्स, लॉजिस्टिक काट करके शिपिंग आपको कितना पड़ा है अपने घर तक माल लाने में, वो आपको सारा डालना है। तो एसक्यू से मैं डाल रहा हूँ, एसक्यू से ये हमारे पास आ गया इसका, उसके बाद ये आ गया हमारा 90 रुपीज़। उसके बाद ब्राउन ये वॉलेट है, बेल्ट है 150 रुपीज़। उसके बाद ये 45 रुपीज़ आ गया। उसके बाद ये 90 रुपीज़ आ गया। अब ये देखिए ये क्या प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा लेदर में है, इसका कॉस्टिंग 200 रुपीज़ का है, 250 रुपीज़ सॉरी। यहाँ पे लास्ट में देखो एक ब्लैंक कॉलम आ रहा है, मैं ब्लैंक हटा देता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, मैं रोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, लास्ट में ब्लैंक से मैंने टिक हटा दिया। अब ये ब्लैंक वाला मेरा चला गया, अब सारे एसक्यू आ गए और उसके साथ मेरा परचेज प्राइस आ गया। उससे पहले दोस्तों एक काम करेंगे, हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि कोई हमारा रिप्लेसमेंट का ऑर्डर तो नहीं है या कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। तो उसके लिए गूगल पे सर्च करा मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज चेकर, और यहाँ पे सबसे पहले आई माई निको वेबसाइट आई mynico.com। यहाँ पे हम डुप्लीकेट एंट्रीज चेक कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, समटाइम्स कस्टमर रिप्लेसमेंट करता है, कुछ भी करता है, मल्टीपल क्वांटिटी ऑर्डर करता है, तो हमारा डुप्लीकेट जनरेट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और यहाँ पे आएगा फाइंड डुप्लीकेट। देखो इतनी सारी डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई हैं हमारे पास। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं डुप्लीकेट एंट्रीज होने के, या तो कस्टमर ने मल्टीपल क्वांटिटी ऑर्डर करा हो, सबका डुप्लीकेट और एक ही ऑर्डर में मल्टीपल डुप्लीकेट जनरेट हो गया। तो मैं कस्टम सॉर्ट करूँगा, ऑर्डर आईडी के ऊपर कस्टम सॉर्ट कर लूँगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं वापस कस्टम पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉरवर्डिंग पे जाके मैंने डुप्लीकेट वैल्यू पे ओके कर लिया। तो अब जितनी डुप्लीकेट वैल्यू है, ये देखो सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यू पे मेरा डबल कलर आ जाएगा, मतलब ये रेड कलर में आ गई। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये डुप्लीकेट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब मेरे को इनका ध्यान रखना है कि भाई डुप्लीकेट एंट्री मेरे पास ऑलरेडी मार्क्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी के आगे अपना परचेज प्राइस का एक कॉलम ऐड करूँगा। परचेज प्राइस का मैंने कॉलम ऐड करा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा शीट 3 का पिवट टेबल बना था, अभी पहले शीट 3 को मैं नाम दे दूंगा। आपके में शीट 4, शीट 5, शीट 1 कुछ भी आ सकता है, आप ध्यान से एक बारी चेक कर लेना। यहाँ पे मैं डालूंगा इसका SKU पिवट टेबल, ताकि पता रहे कि भैया कौन सी शीट में हमारा किस चीज़ का डेटा है। तो मैंने यहाँ पे एक बारी वापस चेक कर लेता हूँ सबके प्राइसेस सही है। उसके बाद ये भी सही है, ब्राउन ग्रे वॉलेट बिल्कुल सही। उसके बाद ये बेल्ट्स आ गई, बेल्ट्स का प्राइसिंग सही है। फिर ये वॉलेट आ गए, वॉलेट का प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर ये वॉलेट आ गए और लास्ट में एक और ये वॉलेट आ गया। ठीक है, परचेज प्राइस में हम इसी डालेंगे। यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। वी लुकअप हम लगाते हैं एंट्रीज मैच करने के लिए फ्रॉम एक्स टेबल टू वाई टेबल, एक टेबल से दूसरी टेबल मैच करने के लिए, डेटा एंट्री मैच करने के लिए हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। हमने इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब दबाया, ब्रैकेट आ गया। अब हम SKU से मैच कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे SKU सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमने SKU डाला, उसके बाद कोमा,
उसके बाद में जिस टेबल से जिस शीट से मुझे मैच करना है मैंने वो सिलेक्ट किया। SKU पिवट टेबल मैंने सिलेक्ट करी, कॉलम 1 कॉलम 2, उसके बाद मैंने डाला कोमा। कोमा के बाद मेरे को कौन सी कॉलम से डेटा उठाना है वो मैंने उठाया नंबर 2, हमारा B कॉलम है उससे उठाया। उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछ रहा है आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए, हम एग्जैक्ट लेंगे। मैंने एग्जैक्ट पर डाउन एरो से सिलेक्ट किया, उसके बाद टैब दबाया, टैब का बटन कीबोर्ड से, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मार दिया मैंने एंटर। तो अब यहाँ पे देखो ये सारा मेरे पास, अब मैं ड्रॉप डाउन किया मैंने, मेरे पास ऊपर एंट्री आ गई, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, वो सब पूरी की पूरी रोज में फॉर्मूला लग गया और हमारा जो है सब SKU का आगे उसका कॉस्ट प्राइस मैच होके आ गया। अब यहाँ पे क्या है, कई कस्टमर ने मल्टीपल क्वांटिटी भी ऑर्डर हो सकता है कि एक ही ऑर्डर में 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी ऑर्डर करो, तो यहाँ पे हम एक और डालेंगे, फाइनल परचेज प्राइस का एक हम ऐड और कॉलम बना देंगे। फाइनल परचेज, इसमें क्या करेंगे हम, परचेज प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। अब इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास फाइनल परचेज प्राइस आ जाएगा, जिसको मैं एक बारी हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने लाइट ब्लू कलर में फाइनल परचेज प्राइस आपका हाईलाइट कर दिया। अब हमारा बेसिक ऑर्डर्स का डेटा रेडी हो गया है। अब हमारे को चाहिए पेमेंट का डेटा जो हमारे को मैच करना है। अब ये डुप्लीकेट एंट्रीज वाला मैंने क्लोज नहीं किया है दोस्तों। अब हमारे को क्या करना है, अमेजोन के जाना है पेमेंट डैशबोर्ड में। पेमेंट डैशबोर्ड में आप 2 तरीके से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट डैशबोर्ड के अंदर आपको जाना है पेमेंट रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे आएगा रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। क्योंकि हम बना रहे हैं मई का, तो हमारे को पेमेंट चाहिए मई का और जून तक का, 1.5 महीने का हमारे को पेमेंट चाहिए होता है। क्योंकि जो लास्ट के 1 वीक के ऑर्डर होते हैं, 1 हफ्ता डिलीवरी में, उसके बाद 1 हफ्ता पेमेंट में, फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में हमारे बैंक में पेमेंट आएगा, तो 15 दिन बाद हम निकालते हैं। जिस तरह मैं पिछले महीने का मई का 18 जून आज है मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम अकाउंट टाइप के अंदर ऑल रिपोर्ट सर्च कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन के अंदर हम सारा की सारा ट्रांजेक्शन सर्च कर रहे हैं। हम ट्रांजेक्शन सर्च करेंगे, यहाँ पे हमने अकाउंट टाइप में ऑल अकाउंट कर लिया, रिपोर्ट टाइप में ट्रांजेक्शन कर लिया। ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे, 1 मई से लेके अभी हमारा 18 जून आज तक का। रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे हमने क्लिक करा, अब यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होने वाली है। अभी 1 मिनट लगेगा दोस्तों, सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे ये शेड्यूल के अंदर चला गया दोस्तों। यही प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन जनरेट ही नहीं हो रहा। देखो स्केड्यूल टू जनरेट टुमारो है, आज क्यों नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे तो ये जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम मैनुअली डाउनलोड कर लेते हैं। मैनुअली डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे दोस्तों, हम जाएंगे ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर। ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर हम जाएंगे ऑल अकाउंट टाइप के अंदर। अब यहाँ पे हम एक पहले तो पेज बना लेते हैं। शीट 4 हमने एक नई शीट ऐड करी है। यहाँ पे मैं पेमेंट शीट का नाम देता हूँ पेमेंट्स डेटा। आप पेमेंट्स दे सकते हो, ये हमने किया। अब हम इसी शीट में एंट्रीज डाउनलोड करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट रिपोजिटरी में कल के लिए शेड्यूल हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, उसका मुझे कोई भी रीज़न नहीं पता। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट टाइप में हमने ऑल अकाउंट टाइप सिलेक्ट किया। ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऑल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम डेट करेंगे। अब हम क्योंकि मई से जून का निकालना है, तो मैं 1 मई से पूरा की पूरा 31 मई तक अपडेट करता हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लिखा आ रहा है, पॉपअप आ रहा है कि आप रिपोर्ट्स के अंदर 600 ट्रांजैक्शन ही डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पूरे महीने में 1600-1700 ट्रांजैक्शन है, तो मैं 15-15 दिन का ट्राई कर लूँगा। 1 तारीख से 15 मई तक का मेरा 899 ट्रांजैक्शन आया। मैं फिर 10 दिन का ट्राई करता हूँ। 1 मई से 10 मई तक का 555 ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने अप्लाई अपडेट किया और यहाँ पे मैं अब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है आपके बहुत सारे ऑर्डर्स हो तो आपका ट्रांजैक्शन 3 दिन में 4 दिन में 600 का हो, तो आप 3-3 दिन करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बल्क डाउनलोड का वेट करो। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी शीट को मैंने क्या करा, कॉपी करा और अपने ऑर्डर्स वाली उसके अंदर ही पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने क्लोज करा। अब दोस्तों मैंने करा था 1 मई से 10 मई तक का डेटा। अब मैं क्या करूँगा, 10 मई को मैं कर दूँगा 20 मई और 1 मई को कर दूँगा 11। आपको ध्यान रखना है कि डेट आप रिपीट मत करना, क्योंकि फिर उस दिन की डबल एंट्रीज आ जाएंगी, फिर सारा डेटा गड़बड़ जाएगा। तो मैं 11 से 20 पे गया, 11 से 20 पे मैंने अपडेट किया, 622 हो गई। देखो 22 एंट्री ऊपर है, तो 11 से मेरे को 19 करना पड़ेगा, एक दिन मैंने घटा दिया। 574 एंट्रीज आपको नीचे दिखाएगा, आइटम 1 ऑफ 10 574, तो टोटल 574 एंट्रीज हैं, तो ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करा, अब ये शीट डाउनलोड हो जाएगी।
ये हमारी शीट डाउनलोड हो गई। अब ध्यान रखो मैंने पहले पूरी की पूरी डेटा कॉपी करी थी, तो ऊपर का जो टाइटल था ये भी आ गया। तो मैं जो हमारा कॉलम 1 रो 1 है जिसमें डेट, ट्रांजैक्शन, अकाउंट स्टेटस, ये डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ एंट्री चाहिए, तो मैंने अब एंट्री को यहाँ से लिया, पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करा, एंट्रीज को कंट्रोल सी करके कॉपी करा, और जो मैंने अपना ऑर्डर्स डेटा के अंदर जो शीट बनाई थी पेमेंट्स की, उसके नीचे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं करा, मैं बस एक ही जगह सारी एंट्रीज को इकट्ठा करता जाऊँगा। ठीक है, अब इसको मैंने अपनी शीट में डाल लिया। अब 11 से 19 हो गया। अब मेरे को यहाँ से करना है 20 मई से लेके मैं देखता हूँ 30 मई तक कितनी एंट्रीज़ हैं। 20 मई से लेके 30 मई तक है 573, और मैं 31 कर लेता हूँ, पूरा हो जाएगा 597, 600 एंट्री से कम है। तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने 11 से 19 करी थी, तो 20 से 31 में मेरी 600 एंट्री आ रही है, मैंने उठा लिया। वापस रो 1 को मैंने डिलीट करा, सिर्फ मेरे को एंट्री चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए उनका ऊपर का। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा और गए अपनी शीट में, उसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया प्रीवियस डेटा के नीचे, और इस वाली को मैंने डोंट सेव करके क्लोज कर दिया। मेरे पास एंट्री आ गई, फिर नीचे आ गए। अभी हमारे पास आई है मई की, अब हमारे को चाहिए जून की। अब मैंने 1 जून से 10 जून तक का मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। 1 जून से 10 जून तक की 457 एंट्रीज़ आ रही हैं। मैं डेट बढ़ा के देखता हूँ, 15 जून तक देखता हूँ कितनी एंट्रीज़ हैं। 600 के आसपास आ रही है, 819 हो गई, ज़्यादा हो गई। तो मैं इसको 12 जून तक देखता हूँ, 12 जून में कितनी एंट्रीज़ है, 610, 10 ही ले लेता हूँ, 10 जून तक ही लेता हूँ, ईजी रहेगा। 457 एंट्रीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जून से 10 जून तक की एंट्रीज़ अब मैं उठा रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत का काम है दोस्तों, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, पर ये है, वेट करने से बेटर है कि ऐसे कर लो, मैनुअली कर लो, फटाफट हो जाएगा। बट पता चले एक दिन वेट करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। ठीक है, ये मैंने सेव किया, इसको हटाया। अब 10 जून तक हो गया। 11 जून से अब मैं 18 जून तक देखता हूँ। 627 हैं, 16 जून तक देख लेते हैं। 480 है, 17 जून तक देखते हैं। अपडेट 576 है, बिल्कुल ठीक है, अपडेट हो गया। 17 जून तक मैंने डाउनलोड करा, 11 जून से 17 जून तक डाउनलोड कर रहा हूँ एंट्रीज। ये मैंने रो 1 हटाई, उसके बाद सारी एंट्रीज को मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया और नीचे करा पेस्ट। उसके बाद इस फाइल को कर दिया क्लोज। अब हमारा 18 जून का रह गया। 18 जून से 18 जून की एक दिन की एंट्री ये मैंने अपडेट करी, 51 एंट्री है, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। 18 जून आज की करंट डेट तक जितना भी पेमेंट हमारा रिलीज़ हुआ है या ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ है, वो एक दिन का जितना भी एंट्रीज है सब उठा लिया हमने। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास पूरा 1.5 महीने का एंट्री आ चुका है दोस्तों। ये हमारा पेमेंट्स डेटा वाली शीट में हमने पूरा 1.5 महीने का एंट्री उठा लिया। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, टाइटल को मैंने करा हाईलाइट, बोल्ड कर देता हूँ। डेट आ गई, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, अकाउंट टाइप आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, ऑर्डर आईडी आ गई, प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर एक बारी कस्टम सॉर्टिंग करनी है। हम गए यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर सिलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन स्टेटस नहीं दोस्तों, ट्रांजैक्शन टाइप A to Z करेंगे। अब यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर जितने भी हैं वो सारे सीरियलाइज हो जाएंगे। अब हमारे को सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आके हमारे को देखो यहाँ पे आएगा सर्विस फीस, सर्विस फीस, सर्विस फीस। सर्विस फीस में हमारे को एडवर्टीजमेंट, FBA, इन्वेंट्री, स्टोरेज फीस, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये देखो ये आ गया। हमारे को एडवर्टीजमेंट वाले हटा देने हैं, सारी एंट्रीज एडवर्टीजमेंट वाली हटानी है। ये देखो आपको ये किसके अंदर आएगा, बिलिंग डिटेल्स के अंदर मेंशन होगी सारी की सारी डिटेल्स। हाँ, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि कौन सी चीज़ की सर्विस के कितने पैसे कटे। तो एडवर्टाइजिंग तो हम प्रॉपर एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड से उठा लेंगे कितना खर्चा हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिलीट मार देंगे। सब्सक्रिप्शन फीस अमेजोन इंडिया पे कुछ नहीं होता, इसलिए उसको रहने देंगे, उसको भी हटा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ये मैंने डिलीट मारा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ये डिलीट मारा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ये मैंने डिलीट मार दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके का बचा है, FBA, इन्वेंट्री, स्टोरेज फीस।
FBA रिमूवल और स्टोरेज फीस FBA का। अब ये मेरे पास जो हमारा माल FBA के थ्रू गया है, तो इस महीने जितना भी स्टोरेज फीस कटा है अभी तक का, वो इसके अंदर आ गया, तो हम ये ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक शीट और जनरेट करी है, यहाँ पे मैं अदर्स पेमेंट्स डिडक्शंस मैंने एक यहाँ पे बनाया है, नई शीट बनाई है, अदर पेमेंट डिडक्शंस। अब मैं क्या करूँगा, पहले टाइटल सारा कॉपी कर लूँगा सेम टू सेम, इधर मैंने कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर दिया। अब वापस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे आया, यहाँ पे मैंने FBA का ये जितना भी स्टोरेज फीस था यहाँ पे Ctrl+X करा। अब मैंने यहाँ से कट करा और यहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दिया, तो मेरा ये यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर FBA स्टोरेज फीस का मेरा कितना खर्चा कटा है, इतना खर्चा कटा है, यहाँ पे मैंने हट गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भैया और कौन कौन से चार्जेस कटे हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे दिखा रहा है रिफंड 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 रिफंड, यहाँ पे आया है अदर। अदर के अंदर देखो माइनस हुआ है, तो वो मेंशन होगा कि किस चीज़ का माइनस हुआ। जिस तरह अदर में है तो ये क्लेम्स का अमाउंट मिला है हमारे को, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी है क्या कुछ। इसका सिंपल सा चेक करने का तरीका है दोस्तों कि हम ले जाएंगे ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर, यहाँ पे डालेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर में हम सिलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से तरीके के कटे हैं। अमेज़ॉन ईजी शिप चार्जेस, ठीक है, अमेज़ॉन ईजी शिप चार्जेस हमारे को पता है, लॉजिस्टिक हो गए। उसके बाद कैंसिलेशन, कैंसिलेशन हमारी एंड से कुछ हुआ है क्या, कैंसिलेशन का कोई भी चार्ज है नहीं है, कैंसिलेशन का कोई भी चार्ज नहीं कटा हमारी एंड से। उसके बाद डेप्ट एडजस्टमेंट, डेप्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्ट एडजस्टमेंट प्लस माइनस एक बार इसका टोटल करते हैं। डेप्ट एडजस्टमेंट का टोटल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, इसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला है फुलफिलमेंट फ़ी रिफ़ंड, इसका देखते हैं। फुलफिलमेंट फ़ीस रिफ़ंड रिफ़ंड रिफ़ंड, फुलफिलमेंट फ़ीस रिफ़ंड, तो ये मेरे ख्याल से RTO वगैरह का कुछ ऑर्डर्स होगा उनका रिफ़ंड आया होगा। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री रिम्बर्समेंट का है, इन्वेंट्री रिम्बर्समेंट का FBA इन्वेंट्री रिम्बर्समेंट का 1 रुपये 72 पैसे, इसको छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अदर्स में जाके देखते हैं, अदर्स में हमारा माइनस में कुछ नहीं है, क्लेम्स ही आया अदर्स के अंदर। उसके बाद रिफ़ंड में जाके देखते हैं, रिफ़ंड मतलब कस्टमर रिटर्न में जो भी रिफ़ंड आया है वो आपका सारा हो गया। अब यहाँ से हम फ़िल्टर हटा देंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो, कई बार यहाँ पे ना ब्लैंक स्पेस आता है, मतलब डैश डैश करके आएगा, इस तरह करके आएगा आपका, यहाँ पे इस तरह करके आ रहा होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, इस तरह डैश आ रहा होगा, तो आप वो चेक करना कि नेगेटिव में हो सकता है। अमेज़ॉन क्लोबैक में आपका जो एक्सेस रिफंड अमेज़ॉन काटता है लॉजिस्टिक का, वो भी यहाँ पे माइनस होता है, तो वो भी आपकी पेमेंट में अगर आपका कस्टम रिपोर्ट जनरेट हुआ है तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा और यहाँ पे लिखा होगा क्लोबैक चार्जेस और इस तरह करके होगा। ऑर्डर आईडी जगह डैश डैश आ रहा होगा, तो आपको वो भी उठाना है, वो भी चेक करना है। जब आप इसके ऊपर कस्टम्स सॉर्टिंग करोगे ना ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर, तो आपको वहाँ पे सारा की सारा मेंशन किया जाएगा। जब भी अमेज़ॉन चार्ज करता है तो वहाँ पे यहाँ पे चार्जेस आ जाएगा, क्लोबैक चार्जेस, तो वो भी उठा करके आपको यहाँ पे अदर पेमेंट डिडक्शन की एक अलग शीट बना लो और सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर दो। अब दोस्तों हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमारे को अब यहाँ पे सारी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है। आप चाहते हो तो आप एक शिपिंग का अलग कॉलम बनाना चाहते हो ऑर्डर्स के अंदर, बना सकते हो। यहाँ पे मैं बैंक सेटलमेंट का एक ही में एडजस्ट कर लूँगा ऑर्डर के ऊपर, मैं मल्टीपल शीट्स बना के कॉम्प्लिकेट नहीं करता। अगर आपको और डिटेल में करना है कि ऑर्डर आईडी पे लॉजिस्टिक कितना कटा, अमेज़ॉन का रेफरल फीस कितना कटा, उसका कॉलम अलग उसका कॉलम अलग ऑर्डर वाइज, ताकि उसके हिसाब से आप बैंक सेटलमेंट निकालना चाहो निकाल सकते हो। मैं एक ही में ही सबको पिवट मार देता हूँ, तो मैं एक एक में इतना दिमाग ख़राब नहीं करता, क्योंकि एक एक अगर मेरे पास 1000 एंट्री हैं, सबको एक एक करके दिमाग ख़राब करने बैठा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे डेट नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, अकाउंट नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन टाइप नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो पहले निकाल लिया। अब हमारे को क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी है और हमारे को चाहिए टोटल अमाउंट, फाइनल कितना अमाउंट हमारे को कटा। तो अब हमारी जो पेमेंट शीट में हमने डेटा लिया है, अब हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आईडी आ गया। ऑर्डर आईडी के बाद हमारे पास पेमेंट आ गया कि प्लस में है माइनस में है क्या है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पेमेंट शीट का मारूंगा पिवट, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल करूँगा, तो ये ऑर्डर्स की डुप्लीकेसी को सब एक साथ मर्ज कर देगा और जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी सबको होगा। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, ऑर्डर आईडी और टोटल। टोटल को मैंने गया, ऑर्डर आईडी को मैंने डाला रोज़ के अंदर और टोटल को मैंने अकाउंट को डाला वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। काउंट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, सम मतलब प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा, तो मैं सम पे सिलेक्ट करूँगा। तो मेरा जो अमाउंट है ये देखो प्लस माइनस होके एडजस्ट हो गया। इसके अंदर मेरा अमेज़ॉन का रेफरल फीस भी आ गया,
अमेजोन का शिपिंग आ गया, रिटर्न है तो रिटर्न चार्जेस, रिफंड है तो रिफंड चार्जेस, जो भी चार्जेस TDS TCS अमेजोन ने काटा है। ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में, एक ऑर्डर के अगेंस्ट में 5 एंट्री जनरेट हुई होंगी तो उनका ऑटो सम हो गया, टोटल अपने आप हो गया। तो मेरे को हर किसी का सिंगल सिंगल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हर किसी का ऑटोमेटिकली टोटल हो गया पूरा की पूरा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ ये पेमेंट स्ट्रीम के अंदर तो ये -64.9 है और देखो इसका 296 है और -64.9 है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा ये पिवट टेबल मारा है, यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी सर्च करूँगा, देखो 231.65 आ गया। इसने ऑटोमेटिकली जो मेरा पेमेंट था उसमें से शिपिंग माइनस करके यहाँ पे टोटल कर दिया। अब जो मेरा ये पेमेंट्स का पिवट टेबल का शीट बना है, इसको मैं शीट का नाम दे दूंगा पेमेंट्स पिवट टेबल, पेमेंट्स का पिवट टेबल। अब क्या करूंगा मैं, ऑर्डर्स के अंदर गया, अब मैं बैंक सेटलमेंट में वापस वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप मैंने देखा, आगे लुकअप टैब करा, सिलेक्ट हो गया। अब किसके ऊपर करना है मुझे, ऑर्डर आईडी के ऊपर सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करा, यहाँ पे डाला कोमा, पेमेंट्स पिवट टेबल पे गया, कॉलम ए सिलेक्ट करा, कॉलम बी सिलेक्ट करा और डाला यहाँ पे कोमा के बाद मेरे को सेकंड कॉलम से डेटा मैच करना है तो फिर डाला कोमा, उसके बाद मैंने डाला फॉल्स, मतलब मेरे को एग्जैक्ट मैच में एंट्री मैच करनी है। ये बैंक सेटलमेंट मेरे पास आया, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, टोटल पे मेरे पास ये सारी एंट्रीज पे पेमेंट इसने उठा लिया पिवट टेबल से। तो हर ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना पेमेंट आया इसने ऑलरेडी उठा लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब एक कॉलम ऐड करूँगा PNL का, विच इज़ PNL प्रॉफिट एंड लॉस का, तो PNL प्रॉफिट एंड लॉस का मैं करूँगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू बैंक सेटलमेंट माइनस फाइनल परचेज प्राइस, मतलब जितना हमारे बैंक में है उसमें से हम परचेज प्राइस माइनस कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अभी दोस्तों एक चीज़ का गड़बड़ है, इसके अंदर अभी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, मैंने बताया था अभी, अब डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत सारी हैं, हमने ऑनलाइन चेक किया था ना, ये देखो डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत सारी आ रही थी, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज इसके अंदर है, अभी हमने उनको छेड़खानी नहीं करी, अभी वो सारी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो उनके अगेंस्ट में पेमेंट डबल आया। अभी हम पहले क्या करेंगे, अभी हम पहले इनका ऑर्डर्स का स्टेटस मैच करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पहले बैंक सेटलमेंट पे जाते हैं, बैंक सेटलमेंट में यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बैंक सेटलमेंट और यहाँ पे ऑर्डर टाइप करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब ये देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, अब ये देखो ये ऊपर है -313 रुपये है, इसका मतलब ये हमारे पास कस्टमर रिटर्न आया है। तो ऑर्डर स्टेटस के अंदर हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, कस्टमर रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमारे को स्टेटस नहीं मिलता, तो जितने भी ऑर्डर्स में हमारे को नेगेटिव पेमेंट आया उन सब में हम डाल देंगे कस्टमर रिटर्न। और यहाँ पे परचेज प्राइस में कर दूंगा 0, क्योंकि ये माल वापस आ गया, बिका नहीं तो हमारा वापस आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जितना भी हमारे को माइनस एंट्रीज में आया है उन सबको मैं माइनस में यहाँ पे कर दिया। कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, ये भी कस्टमर रिटर्न। एक बारी हम जो है देखो यहाँ पे -64 रुपीज़ हुए हैं, तो एक बार इसको ऑर्डर में ले जा कर के पेमेंट के अंदर जाऊँगा, पेमेंट के अंदर एंटर ऑर्डर नंबर के अंदर यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, सर्च करता हूँ और ये देखते हैं कि अभी इसका पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है, इट मीन्स कि ये रिप्लेसमेंट का ऑर्डर हो सकता है। तो ये रिप्लेसमेंट का ऑर्डर होगा दोस्तों, मैं इसको कस्टमर रिटर्न ही डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें ये डुप्लीकेट इसी में ही होता, हो सकता है पिछले महीने का रिप्लेसमेंट हो जिसका दूसरा ऑर्डर मई में गया हो और ये अप्रैल का ऑर्डर हो, तो इसका ऑर्डर आईडी अप्रैल में जनरेट हुआ हो तो मई का हम निकाला नहीं होगा, तो मई का वापस आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कस्टमर रिटर्न के अंदर ही ले रहा हूँ, -65 रुपये इसका मैं एज इट इज़ डाल रहा हूँ। तो मैं इन सबको कस्टमर रिटर्न के अंदर ही मेंशन कर रहा हूँ। अभी दोस्तों 65 रुपये वालों को कस्टमर रिटर्न के अंदर ही मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको एक बारी इसका एक एक करके ऑर्डर आईडी चेक कर लेना, थोड़ा बहुत रहता है। उसके बाद देखो ये हमारा -0 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पे सब किसी का कोई भी बैंक सेटलमेंट नहीं आया, इट मीन्स कि ये सारे आए हैं हमारे पास RTO। इनको हम नाम चेंज कर देंगे, स्टेटस में RTO डाल देंगे। पहले तो मैं इन सबका फटाफट 0 कर देता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा वीडियो को धीरे करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। RTO को कैसे पता चला, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस ही माइनस में जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमारे पास एक ये ऑर्डर है, इसमें 2 क्वांटिटी गई है, बैंक सेटलमेंट इसका 13 रुपये आया। एक बार इसका चेक करते कि
13 रुपये क्यों आया है बैंक सेटलमेंट इसका? इसमें ये कस्टमर ने रिफ़ंड रेज़ किया है, रिटर्न रेज़ किया है, तो नुकसान हुआ उसका। इसी वजह से हमारे को अभी यहाँ पे -13 रुपये बना है, 56 रुपये का नुकसान हो गया इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमारे को -186 -64 एक बार और चेक करते हैं। माइनस 264 -65 64 -186। अरे यार 264 -64 -186, तो 14 रुपये प्लस होना चाहिए। हमारे को 14 रुपये माइनस आया है। हाँ, 14 रुपये का बैंक सेटलमेंट है, विच मीन्स कि हमारे को प्रोडक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली नुकसान हो गया। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ही हमारे को रिफंड आया है। रिफंड का मतलब कस्टमर रिटर्न आया। देखो दोस्तों, ये कस्टमर रिटर्न आया, तो यहाँ पे हम इसका स्टेटस कस्टमर रिटर्न कर देते हैं और कॉस्ट प्राइस हम 0 कर देंगे। नहीं, कस्टमर रिटर्न आया है। कस्टमर रिटर्न में 13 रुपये का बैंक सेटलमेंट आया है। इट मीन्स हमने इसका क्लेम तो नहीं लिया। नहीं, रिफंड क्यों आ रहा है एक बार इसका चेक करते हैं। ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स के अंदर रिटर्न्स टैब में गए हम, मैनेज रिटर्न्स, सर्च किया, यहाँ पे तो आ नहीं रहा ऑर्डर आईडी। सर्च मैनेज ऑर्डर्स, सर्च, डिलीवर टू बायर है, रिफंड। अच्छा, कस्टमर ने एक क्वांटिटी रिफंड किया है, 2 क्वांटिटी मंगाई थी, 1 क्वांटिटी रिफंड किया है, तो इसलिए हमारे को पेमेंट कम आया है। तो यहाँ पे हम जो है डिलीवर टू बायर ही डालेंगे, पर यहाँ पे क्वांटिटी मैं 1 कर दूंगा दोस्तों। तो 1 क्वांटिटी कर दी मैंने। अगले में भी सेम यही है, एक बारी चेक करते हैं ऑर्डर आईडी डाल करके। इस तरह आपको दोस्तों थोड़ा बहुत चेकिंग करना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि एक बारी एक एक करके थोड़ी 2-4 एंट्रीज ही मिलेंगी, पर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी रिफ़ंड इशू किया गया है, पार्शियल रिफ़ंड इशू किया गया है, तो एक ही यूनिट का है। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी कर देता हूँ, इसका भी 21 रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि 1 क्वांटिटी का रिफ़ंड आया है। ठीक है, 3 ये है, 3 डिलीवर्ड हुए हैं, इन तीनों में 1 क्वांटिटी का रिफ़ंड किया गया। उसके बाद सब कुछ ठीक लग रहा है। अब हम डुप्लीकेट एंट्रीज पे आ जाते हैं। देखो ये डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई। अब यहाँ पे देखो, एक कस्टमर ने दो ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी दूसरी वाली एंट्री है, इसके आगे मैं बैंक सेटलमेंट 0 कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो ये देखो, ये सिंगल ऑर्डर पे हमारे को पेमेंट मिलता है। पिवट टेबल की नुकसान ये है कि अगर हमारे ऑर्डर्स के अंदर डुप्लीकेसी है तो वो 199 का पेमेंट दोनों एंट्रीज पे दे देगा। तो मैंने एक का बैंक सेटलमेंट 0 कर दिया। उससे क्या है, ऊपर एक की जो हमारे को 199 का बैंक सेटलमेंट आया है वो 2 एंट्रीज के लिए आया है, 2 क्वांटिटी के लिए आया है। पर कस्टमर ने यहाँ पे 2 क्वांटिटी की जगह 2 ऑर्डर प्लेस करे हैं, मतलब एक में ब्लैक कलर मंगा लिया होगा, ब्लू कलर मंगा लिया होगा, तो वो एक ही ऑर्डर के अंदर 2 प्रोडक्ट गए हैं, 2 SKU गए हैं, तो दोनों का देखो ब्लू और ब्राउन गया है। तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी था, पर इसका ऑर्डर आईडी डबल जनरेट हुआ, तो जो डुप्लीकेट एंट्रीज था मैंने उसका पेमेंट बैंक सेटलमेंट 0 कर दिया। तो यहाँ पे -35 आ गया, जो कि मेरा कॉस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज इसलिए मैंने जो है कंडीशनल फॉरवर्डिंग से हाईलाइट करी थी, ताकि हमारे को पता चल जाए। तो जिस तरह ये अगली वाली एंट्री है, इस पर भी 199 का, इसका भी बैंक सेटलमेंट मैं 0 कर दूंगा। उसके बाद अगला है, इसका भी बैंक सेटलमेंट मैंने 0 कर दिया। उसके बाद अगला है, इसका भी बैंक सेटलमेंट मैंने 0 कर दिया। उसके बाद एक ये है, इसका बैंक सेटलमेंट 0 कर दिया, इसका बैंक सेटलमेंट 0 कर दिया। उसके बाद और देखते हैं डुप्लीकेसी कितना हाईलाइट हुआ है, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स एंट्रीज कितनी रिपीट हो रही है। उसके बाद ये देखो, ये तीन क्वांटिटी कस्टमर ने मंगाई है, 3 बारी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कस्टमर ने एक ही क्वांटिटी ऑर्डर में प्लेस किया है। तो मैं 2 बारी अब बैंक सेटलमेंट इसका 0 करूंगा, क्योंकि 2 बारी ट्रिपल एंट्रीज पिवट टेबल ने उठा ली है। 322 रुपये का बैंक सेटलमेंट पिवट टेबल ने 3 बारी डाल दिया। तो एक ऑर्डर के अगेंस्ट में एक ही बारी पेमेंट लेंगे हम, डुप्लीकेसी हटाएंगे, नहीं तो ऐसे डेटा में गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद देखो एक ये है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, 2 क्वांटिटी का था, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने बैंक सेटलमेंट 0 कर दिया।
यहाँ पे बैंक सेटलमेंट। अब ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर में 90 रुपये का प्रोडक्ट था, एक ऑर्डर में 150 रुपये का प्रोडक्ट था, दोनों का मिला के 553 का आया, तो मैं एक का बैंक सेटलमेंट 0 कर दूंगा। उसी तरह अगले में एक का बैंक सेटलमेंट 0। फिर ये 3 एंट्रीज़ हैं, 3 एंट्रीज़ में ये मैं क्या करूँगा, 2 एंट्रीज़ का बैंक सेटलमेंट 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 एंट्रीज़ हैं, कस्टमर ने टोटल 5 क्वांटिटी मंगाई थी, 2 ब्राउन की, 2 ब्लैक की, 1 ब्लू की, पर पेमेंट जो है ये 5 क्वांटिटी का 526 रुपये का हमारे को आया बैंक सेटलमेंट। तो इसलिए मैंने 3 क्वांटिटी का क्या कहते हैं बैंक सेटल 3 एंट्रीज़ में से 2 एंट्रीज़ का पेमेंट 0 कर दिया, सिर्फ एक ही एंट्री पे पेमेंट रखा है। तो अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने आरटीओ पर मेंशन कर दिया था, अब जितने भी शिप्ड डिलीवर्ड टू बायर हैं इसमें हम सिर्फ डिलीवर्ड की स्टेटस अपडेट कर देते हैं, ताकि सेफ्टी के लिए हमारे को पता रहे भैया ये सारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स ही हैं। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, कंट्रोल डी मारा और ये डिलीवर्ड की एंट्रीज हो गई। अब हमारे पास 3 तरीके की एंट्रीज हैं स्टेटस के अंदर, कस्टमर रिटर्न, एक आरटीओ और एक है डिलीवर्ड। उसके बाद जो कैंसिल्ड ऑर्डर थे उसको तो हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया था, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारे को कुछ नहीं करना है। अब हमारे को पीएनएल का जो हमारा ये डेटा है, ऊपर से ये हमारा जो कॉलम है, कॉलम में मैं फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक ले जा करके मैंने किया सिलेक्ट और ऊपर कर दिया ऑटो सम, मतलब टोटल हो गया। अब ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट ये हमारा निकला आफ्टर डिडक्टिंग लॉजिस्टिक, आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमारा निकला है 66,707 रुपये का। अब इसके अंदर हम एक्सपेंसेस माइनस करना स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा पैकिंग कॉस्ट। इसके अंदर जो एफबी के ऑर्डर्स थे, एफबी का पेमेंट भी कट के ही हमारे को ये पेमेंट आया है, वो सब हमारा पिवट टेबल ने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो 697 एंट्रीज हैं, तो मैं क्या करूँगा 696, क्योंकि एक ऊपर हमारा वो टाइटल था, इंटू 5 करा, तो हमारा पैकिंग कॉस्ट कितना आ गया, -3,480 का पैकिंग कॉस्ट आ गया। 696 इंटू 5 तो हमारा 3,480 रुपये का पैकिंग कॉस्ट आ गया। उसके बाद हमारा जो था अदर पेमेंट डिडक्शन में जो हमारा FBA स्टोरेज इन्वेंट्री था, इसको ऑटो सम करेंगे। 205 रुपये का हमारा 204.75 था, तो यहाँ पे -205 करेंगे। इसका हम नाम दे देंगे FBA कोस्टिंग, FBA कोस्ट। तो हमारा कितना बचा ये हमारा, अब ऑटो सम करेंगे तो हमारा कितना आया 63,022 रुपये का हमारा आया, 63,022 रुपीज़ का। अब इसमें हमारा मेजर कोस्टिंग माइनस होगा, विच इज़ एडवर्टीजमेंट कोस्ट। अब हमारा एड कॉस्ट माइनस करेंगे। अब हम जाएंगे अब अपने कैंपेन मैनेजर में दोस्तों, कैंपेन मैनेजर में हम टोटल एड कॉस्ट इसके अंदर माइनस करेंगे। ये हमारा कैंपेन मैनेजर ओपन हो रहा है। ये कैंपेन मैनेजर मेरा ओपन हुआ। पहले मैं स्टेटस में से ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि हम मई का निकाल रहे तो 1 मई से 31 मई का मैंने डेटा सिलेक्ट करा। मैं दोस्तों इनवॉइस में से नहीं उठा रहा, क्योंकि कई बारी क्या होता है लास्ट के जो वीक्स के इनवॉइस होते हैं वो लेट जनरेट होते हैं। तो हमारा मई का एडवर्टीजमेंट का इनवॉइस हो सकता है जून में जनरेट हो, इसीलिए मैं मई का एडवर्टीजमेंट ही उठा रहा हूँ। तो मई का एडवर्टीजमेंट हमने करा है 52,560 रुपये का। 52,560 रुपये का हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। इस पे 18% टैक्स ऐड करेंगे हम। 52,560 प्लस 18% टैक्स तो हो गया 62,000 रुपये का हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आया यहाँ पे, माइनस 62,000 रुपये का हमारा, इस 20 की जगह 21 कर देता हूँ, हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आया है। 52,000 रुपये हमने खर्चा करा, इस पे 18% टैक्स जोड़ा। 52,560 पे 18% टैक्स जोड़ने पे हमारा बना है 62,000 रुपीज़ का हमारा एड स्पेंड आया है। तो हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में से अब माइनस करेंगे। प्रॉफिट था 63,000, 62,000 माइनस करा, हम आए हैं 1,000 रुपये के प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे हमारा जो है ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न चार्जेस, लॉजिस्टिक, फुलफिलमेंट फीस, एडवर्टीजमेंट फीस, पैकिंग कॉस्ट सब काटने के बाद हमारा ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट निकला है।
अब आप बोलोगे कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों अमेजोन पे लॉन्ग टर्म गेम है, 1 महीने का गेम नहीं है। हमने ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया है, तीसरे हमारे को 4th मंथ में ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया है। इस महीने से हम प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा लास्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रिकवरी जाएगा। जो हमने 1.5 लाख रुपये का नुकसान उठाया है 4 महीने में, अगले 2 महीने से 3 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपये रिकवर करके फुल प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में जितने ऑर्डर्स आएंगे वो प्योरली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मैं उसका आपको एक बेसिक ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि आप उसको समझ पाएँ कि ये जून के महीने का क्या हमारा स्टेटस रहा है। तो ये एक बारी मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बारी आपको मेंशन कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे मार्जिन सेंटर पे जाता हूँ। मार्जिन सेंटर ये है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट, पैकिंग, एड्स, FBA कॉस्ट। हमारा प्रॉफिट है डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, एड्स, FBA कॉस्ट और सारे की सारे कॉस्टिंग काटने के बाद हमारा ये निकला है। अब मैं आपको एक बेसिक चार्ट बता देता हूँ कि कैसे रेशो निकालना, कि कितना परसेंटेज हमारा रिटर्न आया, कितना परसेंटेज हमारा RTO है। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ टोटल ऑर्डर्स। हमारे 696 ऑर्डर्स थे, 696 ऑर्डर्स थे, टोटल ऑर्डर्स थे 696। रुको 6 यहाँ पे 696, यहाँ पे हम डालेंगे पहले डिलीवर्ड ऑर्डर्स का मैं फाइंड ऑल कर लेता हूँ। डिलीवर्ड ऑर्डर्स की 564 एंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कितनी थी, 564 एंट्रीज़ थी। टोटल ऑर्डर्स थे, डिलीवर्ड ऑर्डर्स 564। उसके बाद हमारा कस्टमर रिटर्न कितनी एंट्रीज़ थी, कस्टमर रिटर्न की थी 60 एंट्रीज़। कस्टमर रिटर्न यहाँ पे आई 60 एंट्रीज़। अब बचे RTO। दोस्तों अगर आपके केस में रिप्लेसमेंट है तो एक बारी रिप्लेसमेंट का भी चेक करना, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी आपके इसमें डबल एंट्रीज़ में आएगा तो आपको पता रहेगा। RTO की है 72 एंट्रीज़। यहाँ पे RTO 72, टोटल करेंगे इनका ऑटो सम 696 से मैच हो गया तो हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर्स रेशो निकालेंगे हम। रेशो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो हमारा निकाल रहे हैं डिलीवर्ड का, 564 डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा 81% डिलीवरी रेशो आया, इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 696 जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे इंटू 100, 8% का RTO कस्टमर रिटर्न आया, इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 696 इंटू 100। तो हमारा कितने परसेंट का RTO आया है, 10% का RTO आया। ये मैंने गया, इनको मैं सेंटर में किया, ऑर्डर्स रेशो को भी सेंटर में किया, टोटल पे गया और इसको भी मैंने सेंटर पे कर दिया। तो मेरा जो ऑर्डर्स का रेशो आया है दोस्तों, ये देखो मेरा आया है 81% डिलीवर्ड ऑर्डर आए हैं, 8% कस्टमर रिटर्न आए 8.6 और 10.34% RTO आए हैं जो कि नॉर्मल है। तो हमारा प्रॉफिट निकला है 1,000 रुपये का, क्योंकि हमने ब्रेक इवन अभी कर लिया है, पूरा की पूरा हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। अब हमारे दिन के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी हमारा बहुत कम आ रहा है। टोटल यूनिट हमने बेचे थे 696 यूनिट्स हमने सोल्ड किए थे। आफ्टर कैंसिलेशन हटा के, जो हमारे यहाँ से पिकअप ही नहीं हुए वो सारे कैंसिलेशन हटा करके 696 यूनिट हमने एक महीने में सेल किए हैं। देखो टोटल यूनिट्स आ गए हमारे पास 696। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें हमने डिलीवरी रेशो भी निकाला है, रिटर्न रेशो। अब हमारे को अगर आपको एक चीज़ देखनी है कि भैया मेरे को इसमें कि मेरे को रिटर्न में कितना नुकसान हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो आपका PNL वाला कॉलम था वहाँ से सिर्फ रिटर्न्स की एंट्रीज पे सिलेक्ट करोगे। एक्सेल में देखो नीचे आ जाएगा सम -7982.7। यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा एवरेज 133, काउंट 60, मैक्स काउंट 60, सम 7982.7। तो हमारा टोटल खर्चा कितना है कस्टमर रिटर्न के अंदर, 7982.7। तो हमारा टोटल कितना है, ये टोटल एक्सपेंस ऑन रिटर्न्स 798283 ले लेते, 7983। अब अगर हमारे को यही अभी हमारा टोटल कस्टमर रिटर्न का खर्चा है, इसको हमारे को पर ऑर्डर पे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स थे 564 इज इक्वल टू ये 7983 डिवाइड बाई 564। तो एक ऑर्डर पे कस्टमर रिटर्न का एवरेज खर्चा बैठा 14 रुपये 15 पैसे, मतलब 15 रुपये पकड़ के चलो, जो मेरे को एवरेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे कस्टमर रिटर्न का खर्चा बैठा है।
696 पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर आरटीओ भी इंक्लूड थे, कस्टमर रिटर्न भी इंक्लूड थे। तो मैंने फाइनल डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे 564 पे ही 8000 का खर्चा बांटा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एड्स का कॉस्टिंग निकालना है तो यहाँ पे आपका जो एड्स कॉस्ट था मेरा आफ्टर था, तो मेरा था 62,021। इसको भी मैं क्या करूँगा, 62,021 डिवाइड बाय 564, तो मेरा ऐड का कॉस्टिंग कितना आया, 109 रुपये का पर ऑर्डर पे 109 रुपये का मेरा एड्स का कॉस्टिंग आया। तो सिर्फ आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। वैसे तो एड्स का टोटल ऑर्डर्स पे निकलना चाहिए, पर मैं नहीं निकाल रहा, मैं एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ। अगर मैं इसको टोटल ऑर्डर्स पे निकालूंगा 696 पे, तो मेरा 65 रुपये का ही खर्चा बैठेगा। ये 969 696, तो मेरा 90 रुपये पर ऑर्डर पे मेरा खर्चा बैठा है। और आरटीओ, इसमें आरटीओ, कस्टमर रिटर्न और डिलीवर्ड सारे इंक्लूड हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ 100% ऑर्डर्स एडवर्टीजमेंट के पड़े तो 90 रुपये पर ऑर्डर मेरा एक एवरेज कॉस्टिंग बैठा है। तो ये मेरा निकला है टोटल एक्सपेंस ऑन रिटर्न मैंने निकाला है पर ऑर्डर, एक रिटर्न का कॉस्टिंग निकल गया कस्टमर रिटर्न का कि ऑर्डर पे कितना बैठा है, और एक ये एडवर्टीजमेंट का टाकोस आपका निकला, आप टाकोस बोल सकते हो इसको, कि आपका पर ऑर्डर पे कितना टाकोस बैठ रहा है। तो 89 रुपीज़ मेरा टाकोस हो गया, 90 रुपये, और उसके बाद आपका ये 14 रुपये हो गया, 104 रुपये आपका ये खर्चा बैठेगा अप्रोक्सीमेटली। देखिए 104 रुपये आपका खर्चा हो गया। तो एक ऑर्डर में 104 रुपये का मेरा खर्चा बैठ रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है तो मुझे इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, पर मैं प्राइस नहीं बढ़ा सकता, मेरे मल्टीपल रीजंस है। अब मैं आपको दोस्तों इस महीने का दिखा देता हूँ आंकड़ा, ताकि आप बोलोगे कि भाई तुम तो झूठ बोलते हो या नुकसान करते हो। ये जून है, जून का मैंने सिलेक्ट करा 1 जून से 18 जून, क्योंकि हम ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं लास्ट मंथ। तो ऑल स्टेटस ऑल है, देखो 1 जून से 18 जून में हमने खर्चा करा है 14,672 रुपये का, 14,672 प्लस 18% हमने टैक्स जोड़ दिया। 15 दिन में क्योंकि हमारे ये 18 दिन चल रहे हैं, तो ये मान करके चलो 15,000 रुपये हमने खर्चा किया है एवरेज में एड्स के अंदर, 15,000 रुपये खर्चा किया है। 18 दिन में 17,000, 1,000 रुपये पर डे की एवरेज आई, तो 15 दिन में 15,000 का खर्चा किया है। अगर मैं आपको ऑर्डर्स के अंदर जाऊं और ये रिपोर्ट्स के अंदर, बिजनेस रिपोर्ट में वैसे दिखाना नहीं चाहिए पर आप लोग अपने हैं तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। और यहाँ पे मैं कस्टम डेट में जाऊंगा, कस्टम डेट में 1 जून से 18 जून, तो हमने 343 यूनिट सोल्ड कर लिए हैं। तो अगर मैं 17,000 को 18 तारीख तक आज की डेट में डिवाइड करूँ 343, तो मेरा एक ऑर्डर पे कॉस्टिंग आया मात्र 50 रुपये। आज की डेट में हम प्रॉफिटेबल हैं, जून में हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं दोस्तों। एक दिन में नहीं है, 3 से 4 महीना इन्वेस्टमेंट गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में प्रॉफिटेबल हो, 3 से 4 महीना हमारे को इन्वेस्टमेंट गया है। 3 से 4 महीने में हमने 1.5 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में डाला है, तब जाके हमारा देखो आज की डेट में ये आ रहा है। और आज की डेट में हमारा अकाउंट का विजिबिलिटी है, हमारे इंप्रेशन पड़ रहे हैं, हमारे ब्रांड से सर्चेस कर रहे हैं, और ये देखो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिना FBA के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ये देखो 1,000 रुपये वाला आइटम, 800-900 वाला आइटम भी हमारे को 40-50 रुपये की एडवर्टीजमेंट में एवरेज में पड़ रहा है। अब ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है जो 799 में, इसमें 400 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। और कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे महंगे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये बैग है जो हमारा 2,500 रुपये का बैग जा रहा है, इसमें हमारे पास 1,000 रुपये का मार्जिन है। तो ऐसा नहीं है, इस महीने से हम प्रॉफिटेबल, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है। और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलिंग रैंक में आ गए, ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है। अब आने वाले टाइम में फेस्टिवल टाइम हो जाएगा तो उम्मीद है कि और अच्छा हमारा सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमारा ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है, अभी बज रहे 7 और अभी हम 7,000 की सेल क्रॉस कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है 10,000 तक आज शाम तक पहुंच जाए। सैटरडे संडे को ये हमारा सेल सीधा 2x हो जाता है, मेजरली संडे को 2x होता है। सैटरडे को 10,000 से 12,000 तक जाता है, संडे को 20,000 तक पहुंच जाता है। पर मेन बात यह है, अब हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंट्रोल्ड है, हम 1,000 रुपये दिन का खर्च कर रहे हैं। और 1,000 रुपये खर्च करने पे हमारे लगभग आप देखोगे 15 ऑर्डर की एवरेज इजीली आ रही है। 15 ऑर्डर्स की हमारी एवरेज इजीली आ जाती है। कभी हाई वैल्यू वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, कभी लो वाला बिकता है, मिक्स एंड मैच करके हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। देखो एक प्रोडक्ट पे 173 यूनिट सोल्ड, एक SKU पे 43, एक ऑर्डर पे 43, 42, 35, इस तरह करके मल्टीपल SKUs हम बेच रहे हैं। हमारे पास गिनती के 7 या 8 SKUs है जिन पे पूरा की पूरा बिजनेस खड़ा कर रखा है, बाकी ज़्यादा SKUs नहीं है। तो आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो हम प्रॉफिटेबल हैं। इसमें हमारे को इन्वेस्टमेंट लगा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में हो गया, एक महीने में हो गया। अमेजोन इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट आएगा। आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना और सही टाइम का वेट करना है।
टाइम आएगा, डेटा को ऑप्टिमाइज करना है, टाइम देना है और सही डिसीजन लेने हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अमेज़ॉन का प्रॉफिट एंड लॉस पेमेंट रिकंसिलेशन कैसे निकाले। अभी हमारा जो मेन शीट बना है मई का, इसके अंदर हमारे सारे शीट है, पेमेंट डेटा भी है, पेमेंट का पिविट है, अदर पेमेंट डिडक्शन भी हमने बनाया है, एसक्यू का पिविट है, ऑर्डर और हमारे पास एसक्यू की लिस्ट भी है, उसके बाद हमारे पास कैंसिल्ड ऑर्डर्स की भी लिस्ट है, सब कुछ यहीं पर है। तो हमारे को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे, हमने सारी की सारी ऑर्डर्स डेटा मई का हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा की पूरा बना दिया। हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मेक श्योर करना है जो डुप्लीकेट एंट्रीज है कंडीशनल फॉरवर्डिंग ऑर्डर आईडी पे लगाना है आपको, कॉलम ऑर्डर आईडी पे सिलेक्ट करना है कॉलम, कंडीशनल फॉरवर्डिंग हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाकर के डुप्लीकेट वैल्यू को आपने हाईलाइट कर देना है, और फिर ऑर्डर आइटम पे जाके कस्टम सॉर्टिंग करनी है और ऑर्डर आइटम सिलेक्ट करके A to Z पे करना है। तो जितने भी डबल एंट्रीज है ना वो साथ साथ आ जाएंगी, एक के नीचे एक और हाईलाइट हो जाएंगी, तो उससे आपको पता रहेगा। अब ये देखो एक चीज़ ये हो गई कि देखो एक गलती और समझ आई कि ये जो हमारे डबल एंट्रीज में कस्टमर रिटर्न गया था, अब यहाँ पे भी डबल एंट्रीज आ गई, तो बैंक सेटलमेंट माइनस करा तो एक ही बारी 215 हुआ। अब देखते हैं और कुछ हुआ। देखो आरटीओ में नहीं, आरटीओ में कोई नहीं, कस्टमर रिटर्न में हमारे को प्रॉफिट और बढ़ गया, 200 रुपये का और बढ़ गया, 1200 रुपये हो गए। तो एक ही छोटी सी गलती और पकड़ में आ गई, हाथ किया। तो इस तरह पेमेंट रिकंसिलिएशन दिमाग खोल के निकालो, जहाँ पे आपको डाउट हो हाथ की हाथ बैंक सेटलमेंट खोल करके टैब में जा करके चेक कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। 1000 एंट्री हो, 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सब निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अमेज़ॉन के पेमेंट रिकंसिलिएशन में। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत डिटेल में, 1 घंटे का वीडियो हो गया, बहुत डिटेल में धीरे धीरे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, क्या सिलेक्ट किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, और डेटा आपके सामने है, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करा, सब कुछ आपके सामने है। सारे मैंने प्राइजेस भी आपके सामने मेंशन करे, एसक्यू सब मैंने आपके सामने निकाला है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। हमारा अमेज़ॉन का सेलर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको अगर कोर्सेज करना हो प्रॉपर इन डिटेल में, अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट, स्पेशली एडवर्टीजमेंट सीखना हो तो एडवर्टीजमेंट भी सेपरेटली सिखाया जाएगा। अगर आपको पूरा कोर्स सीखना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, A+ कंटेंट कैसे बनाना है, वो सब करना है, तो वो भी सिखाया जाएगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हमारे को व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी कमेंट हो, कमेंट जरूर, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।